अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। हुकूमत ने आज दूरदर्शन और आकाशवाणी के बुनियादी ढांचे को तब्दील करके अगले 20 वर्षों के लिए तकनीकी तौर पर जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए 2,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के एक मंसूबे को मंजूरी दी है। इस स्कीम को आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकज़ी काबीना की मीटिंग में मंजूरी दी गई। मीटिंग के बारे में मालूमात देते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इख्तिसादी उमूर की काबीनी कमेटी ने प्रसार भारती यानी आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन DD के बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए 2,539 करोड़ 61 लाख रुपए की रकम की लागत वाली मरकजी स्कीम दी ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट के हवाले से वजारत इत्तलात और नशरियात की तजवीज़ को मंजूरी दी है। ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट, ये इस बाइंड स्कीम के लिए 2021-22 से 2026 तक के लिए 2,539 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। 2,539.61 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। इसके अंतर्गत दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियोज बनाने का काम किया जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट को मॉडर्नाइजेशन और डिजिटाइजेशन करने की दिशा में काम किया जाएगा। अच्छे प्रोग्राम बने, कंटेंट अच्छा बने, उस दिशा में काम करने के लिए पैसा मिला है। और स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो ब्रॉडकास्टिंग में हम अभी कर रहे थे उसको हाई डेफिनेशन की ओर ले जाने का काम किया जाएगा। HD, UHD इस तरह का उस सब में प्रावधान होंगे। पुराने ट्रांसमीटर्स जहां पर रिप्लेसमेंट करने की आवश्यकता है उसको ट्रांसमीटर्स को बदलने का काम किया जाएगा। नए FM ट्रांसमीटर्स लगाए जाएंगे। जो 66% आज के समय FM के माध्यम से कवरेज है वो बढ़कर 80% से ज्यादा हो जाएगी देश भर में, ये भी इसमें से काम मिलेगा। LW एरियाज हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, बॉर्डर एरियाज हैं। सबसे बड़ा काम इन क्षेत्रों में FM के ट्रांसमिशन को अपग्रेडेशन या नए लगाने का काम किया जाएगा। इसमें वहां के दूर दराज के लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देश के जो दूर दराज के इलाके हैं, सीमावर्ती इलाके हैं, जनजातीय LW से प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां 7 लाख से ज्यादा फ्री DD के माध्यम से जो फ्री डिश है वो देने का काम किया जाएगा। DTH का जो डायरेक्ट टू होम उसका विस्तार किया जाएगा। पुराने स्टूडियो इक्विपमेंट, ट्रांसमीटर, अर्थ स्टेशन, OB वैन्स, इनको बदलकर नई टेक्नोलॉजी के लाने का उसको काम किया जाएगा। दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क के लिए अच्छी क्वालिटी के कंटेंट का डेवलपमेंट और इसमें लोकप्रिय कार्यक्रम और बढ़ाए। बिल्किस बानो गैंगरेप केस के 11 मुजरिमीन को दी गई छूट के खिलाफ नई पिटीशंस दायर की गई हैं, जिनकी सुनवाई फरवरी तक टल गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला M त्रिवेदी की बेंच में पहुंचा था, जहां जस्टिस बेला त्रिवेदी ने एक बार फिर खुद को इस मामले से अलग कर लिया। गौरतलब है कि जस्टिस बेला त्रिवेदी ने पिछले महीने भी बिल्किस बानो के रिव्यू पिटीशन की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। बेंच ने यह भी कहा कि सोशल वर्कर्स की तरफ से दाखिल पिटीशंस को भी मुतासिरा बिल्किस की पिटीशन के साथ सुना जाएगा। उत्तराखंड की नैनीताल हाई कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर नाजायज कब्जे को गिराने का हुक्म दिया है। इस हुक्म के बाद करीब 4,000 से जायद कच्चे पक्के मकानों को तोड़ा जाएगा। मकामी लोगों के मुताबिक कोर्ट के अहकाम के बाद कड़ाके की ठंड के बीच 50,000 से ज्यादा लोगों के सिर से छत छीनने का खतरा मंडरा रहा है। इधर नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 4 मई को कुछ लोगों ने मुजाहरा किया और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाए और हजारों लोगों को बेघर होने से बचाए। सुप्रीम कोर्ट जुमेरात को मामले पर सुनवाई करेगा। पिटिशनर्स की तरफ से कांग्रेस कायद सलमान खुर्शीद केस की पैरवी करेंगे। दरअसल हल्द्वानी के बनभुलपुरा इलाके में रेलवे की 29 एकड़ जमीन है। जमीन पर कई साल पहले कुछ लोगों ने कच्चे घर बना लिए थे। धीरे धीरे यहाँ पक्के मकान बन गए और धीरे धीरे बस्ती चली गई। नैनीताल हाईकोर्ट ने इन बस्तियों में बसे लोगों को हटाने का हुक्म दिया है। रेलवे ने मीडिया के जरिए
या न्यूज़पेपर्स के जरिए नोटिस जारी कर इंक्रोचमेंट्स पर 1 हफ्ते के अंदर यानी 9 जनवरी तक कब्जा हटाने को कहा। रेलवे और जिले इंतजामिया ने ऐसा ना करने पर मकानों को तोड़ने का इंतबाह दिया। लोग अब अपने घरों को बचाने के लिए मुजाहरा कर रहे हैं। हल्द्वानी के पुरा में 4000 से ज्यादा खानदान रहते हैं। इनमें ज्यादातर मुस्लिम हैं। जराये के मुताबिक आज़ादी के पहले इस हिस्से में बगीचे, लकड़ी के गोदाम और कारखाने थे। इनमें उत्तर प्रदेश के रामपुर, मुरादाबाद और बरेली के माइनॉरिटी तबके के लोग काम करते थे। धीरे धीरे वो यहाँ बसते गए और रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर कब्जा हो गया। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास का ये इलाका करीब 2 किलोमीटर से भी ज्यादा के इलाके को कवर करता है। इन इलाकों को गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ के आधे खानदान जमीन के पट्टा होने का दावा कर रहे हैं। इस इलाके में 4 सरकारी स्कूल, 11 प्राइवेट स्कूल, 1 बैंक, 2 ओवरहेड पानी के टैंक, 10 मस्जिद और 4 मंदिर हैं। अब बात भारत जोड़ो यात्रा की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सुबह 6 बजे उत्तर प्रदेश के बागपत से राहुल गांधी की क़यादत में दोबारा शुरू हुई। लोगों की बड़ी तादाद हाथों में तिरंगा लेकर उनके साथ रवाना हुई। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हामियों में खास जोशो खरोश देखा जा रहा है। इस दौरान मगरबी उत्तर प्रदेश के किसान फूलों से भरी ट्रॉली लेकर राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। किसानों ने कहा कि राहुल गांधी यहां जमीन पर नहीं बल्कि फूलों पर चलेंगे। गौरतलब है कि आज भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने से पहले लोगों ने आतिशबाजी भी की। भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में तकरीबन 3 दिन तक रहेगी और फिर जुमेरात की शाम हरियाणा के पानीपत में दाखिल हो जाएगी। इसके बाद ये एक दिन हिमाचल प्रदेश से होते हुए पंजाब से गुजरेगी और फिर जम्मू कश्मीर में दाखिल होगी। श्रीनगर पहुंचने पर यात्रा का अख्तिताम हो जाएगा। अब तक राहुल गांधी की यात्रा 10 रियासतों के 47 अजला का अहाता कर चुकी है और राहुल गांधी अब तक 3100 किलोमीटर का फासला पैदल तय कर चुके हैं। एक बात देखो प्रेस वालों की, मैं यात्रा में चल रहा हूं, मैं टी शर्ट में हूं, मेरे साथ किसान के गरीब बच्चे चलते हैं, वो फटी शर्ट में होते हैं, उनकी पूरी टी शर्ट भी नहीं होती। मगर इन मीडिया वालों में से एक भी ये नहीं कहता भैया हिंदुस्तान में किसान का बेटा बिना स्वेटर में क्यों घूम रहा है। ये सवाल नहीं पूछेंगे, ये कभी नहीं कहेंगे भैया ये मजदूर है, ये टी शर्ट में क्यों घूम रहा है, ये किसान है, ये स्वेटर बिना जैकेट बिना क्यों घूम रहा है। ये सवाल कभी नहीं पूछेंगे, ये सच्चा सवाल है। मेरे टी शर्ट वाला सच्चा सवाल नहीं है। सच्चा सवाल यह है कि हिंदुस्तान के बच्चे, हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के मजदूर टी शर्ट में सर्दी में क्यों घूम रहे हैं, यह सवाल है। एक रास्ता था युवाओं के लिए अग्निवीर वाला, उसमें क्या था, सुबह युवा उठते थे, 4 बजे उठते थे,
दौड़ते थे। यूपी में आपको हर सड़क पे दिखेंगे, देश की रक्षा करने के लिए दौड़ते थे और सपना था एक दिन बॉर्डर पे जाके देश की रक्षा करेंगे, तिरंगे की रक्षा करेंगे, सपना था। युवा 15 साल सेना में सेवा कर सकता था, उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं भाई, ये 15 साल वाली बात छोड़ो, पेंशन वाली बात छोड़ो, ऐसे करते हैं 6 महीने ट्रेनिंग करो, बंदूक पकड़ो, 4 साल रहो, फिर जूता मार के बाहर निकाल देंगे और उसके बाद बेरोजगार हो जाओ। नया हिंदुस्तान। और जब युवाओं ने कहा कि हमें यह अच्छा नहीं लगा, और जब युवा सड़क पे उतरे, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी फोटो ले ली गई सड़क पे तो तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। भाइयों और बहनों, बीजेपी की पॉलिसी हिंदुस्तान के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को डराने की पॉलिसी है। नोटबंदी, गलत जीएसटी, कोविड के समय जो इन्होंने किया, ये सारी की सारी पॉलिसियां किसान को, मजदूर को डराने के लिए है। क्योंकि ये जानते हैं जब ये डर फैलाते हैं, उस डर को नफरत में बदलना बहुत आसान होता है। ये इनका काम है। जनता को डराओ, किसान को डराओ, मजदूर को डराओ, युवा को डराओ और उसके डर को नफरत में बदल दो। डर मत। एक बात देखो, कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की क़यादत में निकाली जाने वाली भारत जोड़ो यात्रा को संतों की हिमायत हासिल हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा के उत्तर प्रदेश में दाखिले के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने कहा कि यह काबिल सताइश है कि मुल्क का एक नौजवान इस सर्दी में भी लगातार चल रहा है। ख्याल रहे कि चंपत राय अयोध्या में राम मंदिर भूमि पर राम मंदिर की तामीर के काम में सरगर्म है। चंपत राय से पहले अयोध्या में वाक़ राम जन्मभूमि मंदिर के चीफ पुजारी आचार्य सतिंदर दास ने भी राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था। आखिरी सवाल है, जो प्रधान पुजारी जी हैं उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा को उन्होंने इसमें क्या बात है? मैं भी धन्यवाद करूंगा। एक नौजवान पैदल चल रहा है देश में, प्रशंसनीय बात है। इसमें खराब बात क्या है? आलोचना किसने की है? अभी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ, संघ में किसी ने आलोचना की है क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब की पदयात्रा की आलोचना की है क्या? एक नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात है। 50 साल का नौजवान हिंदुस्तान के 3000 किलोमीटर दूरी को पैदल चलेगा और इस मौसम में भी चलेगा, तो इसको अप्रिशिएट ही करेंगे हम। तो यात्रा का स्वागत नहीं, यात्रा हो रही है। मैं तो कहता हूँ आप सबको भी और हिंदुस्तान की पदयात्रा करके भारत का अध्ययन करना चाहिए। कांग्रेस की साबिक सदर और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी को चाशुम्बे को सर गंगाराम अस्पताल में दाखिल कराया गया। सर गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर अजय स्वरूप ने कहा कि यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी को आज हमारे अस्पताल में दाखिल कराया गया। उन्हें डॉक्टर्स अरूप बासु और उनकी टीम की निगरानी में शोबे चेस्ट मेडिसिन में दाखिल कराया गया। डॉक्टर स्वरूप ने कहा कि उन्हें वायरल सांस के इन्फेक्शन की निगरानी और इलाज के लिए दाखिल किया गया। दरियासना कर्नाटका की साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर सिद्धारामैया ने पार्टी के साबिक सदर की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की है। कांग्रेस ने मरकज की भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत पर खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर संजीदा न होने का इल्ज़ाम लगाते हुए दिल्ली की मुतासिरा लड़की को फौरी इंसाफ दिलाने के लिए कार्रवाई का मुतालबा किया। कांग्रेस की तर्जुमान अलका लांबा ने चाशुम्बे को पार्टी हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में खवातीन के खिलाफ अक्सर जराइम के वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी की क़यादत वाली मरकज़ और आम आदमी पार्टी की क़यादत वाली दिल्ली हुकूमत खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में 31 दिसंबर 2022 को एक ऐसी घटना हुई जिसने एक बार फिर से राजधानी दिल्ली के साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया। राजधानी दिल्ली के अंदर 31 दिसंबर, मुझे याद आ रहा है दिसंबर 2012
और ये है दिसंबर 2022। एक दशक पहले राजधानी दिल्ली को टाइटल दिया गया था रेप कैपिटल ऑफ इंडिया, क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया। जिन्होंने ये टाइटल दिया था वो दोनों राजनीतिक दल उस समय विपक्ष और सड़कों पर थे। आज वही दोनों राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आज सत्ता में है। इस पूरे एक दशक में जो टाइटल था रेप कैपिटल ऑफ इंडिया का, इन्हीं लोगों का दिया हुआ आज भी बरकरार है। घटना होती है मंगोलपुरी इलाका, 20 साल की बेटी को 12 किलोमीटर तक एक गाड़ी में बैठे 5 लड़के 12 किलोमीटर तक घसीटते हैं। उसके कपड़े, उसके शरीर की खाल पूरी तरह उतर जाती है और उस लड़की को तब तक घसीटा गया जब तक उस लड़की ने दम नहीं तोड़ दिया। अगर मैं सिर्फ पिछले एक हफ्ते की आपसे बात करूं तो राजधानी दिल्ली के द्वारका में 14 दिसंबर को स्कूल से आ रही एक बच्ची के ऊपर एसिड अटैक होता है। दावा किया जाता है कि दिल्ली में पुलिस सतर्क है और एसिड की, तेजाब की खुली बिक्री बंद है, लेकिन इन दोनों दावों की पोल खुली जब द्वारका में एक स्कूल से आती बच्ची के ऊपर एसिड फेंका जाता है। और अभी पता लगा 31 दिसंबर को पांडव नगर में भी एक लड़की को कार में खींचकर उसके ऊपर एसिड डाला गया। यह राजधानी दिल्ली के पांडव नगर की खबर है। और आज ही जब मैं आपसे बात कर रही हूं, आदर्श नगर दिल्ली से ही एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आता है कि आदर्श नगर में एक लड़के ने एक लड़की को चाकुओं से गोद डाला है। यह राजधानी दिल्ली है। भारत की राजधानी दिल्ली में 31 दिसंबर 2022 को एक ऐसी घटना हुई जिसने एक बार फिर से राजधानी दिल्ली के साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का तीसरा ग्रेजुएट लेवल पेपर आउट होने की वजह से सुर्खियों में रहा। चाशुम्बे को पुलिस ने उन उम्मीदवारों पर लाठीचार्ज किया जो रियासत भर से पटना आए थे और तीनों पर्चों के इम्तिहान को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए गांधी मैदान से जेपी गोलंबर के जरिए कमीशन के दफ्तर तक मार्च कर रहे थे। पुलिस ने इन उम्मीदवारों का पीछा किया और मारपीट की। एयर इंडिया ने न्यूयॉर्क दिल्ली फ्लाइट में नशे की हालत में खातून पर पेशाब करने वाले मुसाफिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया। गैर अखलाकी अमल करने वाले इस मुसाफिर पर 30 दिनों के लिए हवाई सफर पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया। एयर इंडिया के एक तर्जुमान ने चाशुम्बे के रोज बताया कि एयर इंडिया ने इस वाक़े को बहुत संजीदगी से लिया, जहां एक मुसाफिर ने न्यूयॉर्क दिल्ली परवास पर नाकाबिले कबूल गैर अखलाकी सलूक किया, जिससे एक साथी मुसाफिर को बेहद परेशानी हुई। दिल्ली से पेरिस जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-143 को अचानक लौटना पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जायके के मुताबिक इसमें तकनीकी खराबी आई थी। फ्लाइट में 210 मुसाफिर सवार थे।
इसने चारशुम्बे की दोपहर 1:30 बजे उड़ान भरी थी और 2:25 पर लौट आई। बताया जा रहा है कि प्लेन में फ्लैप की दिक्कत थी। फ्लैप प्लेन का एक अहम हिस्सा होता है, इसके जरिए लैंडिंग एयर स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। अगर इसमें तकनीकी खराबी आई तो लैंडिंग एयर स्पीड ज़्यादा हो जाती है। फ्लैप की वजह से क्या दिक्कत आई ये अभी वाजे नहीं हुआ है। अहमदाबाद के रायपुर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6687 को भुवनेश्वर डाइवर्ट किया गया। बताया गया कि रायपुर में दोपहर 12:37 पर काफ़ी कम थी, इसी वजह से फ्लाइट वहां लैंड नहीं हो सकी। सड़क हादसे में जख्मी क्रिकेटर ऋषभ पंत को आज देहरादून से एयरलिफ्ट कर मुंबई लाया गया। वहां कोकिलाबेन अस्पताल में उनका आगे का इलाज होगा। बीसीसीआई ने बयान जारी कर कहा कि अस्पताल के स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड अथॉरिटी ऑर्थोस्कोपी हेड डॉक्टर दिनशा पारदीवाला की देखरेख में पंत का ट्रीटमेंट होगा। डॉक्टर पारदीवाला इससे पहले सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा जैसे क्रिकेटर्स का इलाज कर चुके हैं। बीसीसीआई ने यह भी बताया कि पंत के घुटने के लिगामेंट की सर्जरी की जाएगी। पंत की रिकवरी और इसके बाद रिहैबिलिटेशन प्रोसेस पर बोर्ड की टीम नजर रखेगी। 30 दिसंबर को कार एक्सीडेंट में जख्मी होने के बाद से पंत को पहले रुड़की के सक्षम अस्पताल में इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया गया था। इसके बाद से उनका इलाज देहरादून के मैक्स अस्पताल में चल रहा था। त्रिपुरा के साबिक वज़ीर आला बिप्लब कुमार देव के पुश्तैनी घर के बाहर मंगल की रात नामालूम लोगों ने पुजारियों पर हमला कर दिया। बिप्लब का ये घर गोमती जिले के उदयपुर में है। इस वाक़े के वक्त जब ये वाक़या पेश आया उस वक्त पुजारी जामजूरी इलाके के राजनगर वाले घर पहुंचे। ये पुजारी देव के वालिद के एक श्राद्ध के समारोह में वहां पहुंचे थे, जो चाशमे के रोज शुरू होकर 4 दिन तक चलना था। इस पूरे मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। अब बात कोरोना वायरस की। भारत, चीन, अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान जैसे मुल्कों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। चीन और ब्रिटेन में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है। इस बीच हिंदुस्तान में भी ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट XBB.1.5 के 5 मामले सामने आए हैं। इनमें 3 गुजरात के हैं, जबकि कर्नाटका और राजस्थान में एक केस मिला है। उधर साउथ कोरिया में चीन से आया कोरोना मुतासिर शख्स लापता हो गया। दरअसल चीन से आने के बाद उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उसे आइसोलेटेड रहने की सलाह दी गई थी। मरीज को सियोल के एक होटल पहुंचाया गया था, जहां से वो गायब हो गया। ओहदेदारों का कहना है कि मरीज को वांटेड लिस्ट में शामिल कर लिया गया। उसे कोरोना प्रोटोकॉल का वायलेशन करने के लिए 1 साल की सजा हो सकती है या 6.5 लाख फाइन देना पड़ सकता है। साउथ कोरिया ने हाल ही में चीन के मुसाफिरीन के लिए टेस्टिंग जरूरी की थी। वहीं हिंदुस्तान की बात करें तो मुल्क में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के 175 नए मामले सामने आए। फिलहाल कोरोना के 2570 एक्टिव केसेस हैं। इस बीच एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि अभी मुल्क में बूस्टर डोज की दूसरी खुराक नहीं दी जाएगी। जब तक सभी शहरियों को प्रिकॉशन डोज नहीं दी जाती तब तक सरकार इस पर कोई फैसला नहीं लेगी। कोरोना बहरान ने आलमी सतह पर जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। करोड़ों की तादाद में लोग बेरोजगार हुए और ये हालत अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। हिंदुस्तान में भी इसका मनफी असर माशी सतह पर देखने को मिला और बेरोजगारी भी बढ़ी है। इसका अंदाजा एक ताज़ा तहकीक में हुआ, जिसमें बताया गया कि जनवरी 2020 से मुआवजा करें तो अक्टूबर 2022 में 14 मिलियन यानी 14 करोड़ कम लोगों के पास रोजगार दस्तयाब है। CCDA CMI ने अपनी ताज़ा बुलेटिन में जानकारी दी है कि कोरोना वबा से पहले के मुकाबले में 45 लाख कम मर्द और 96 लाख कम खवातीन फिलहाल बारोजगार हैं। इन आदाद शुमार से मुतालिक रिपोर्ट अशोक यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इकोनॉमिक डेटा एंड एनालिसिस और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने कंपाइल करके शाये की है। द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड पैंडमिक ऑन पीपल्स इकोनॉमिक लाइव्स नाम से ये रिपोर्ट गुज़िश्ता 27 दिसंबर को शाये की गई है। इस रिपोर्ट में इस बात पर बहस की गई है कि किस तरह कोरोना वबा ने मुल्क में दस्तयाब रोजगार को मुतासिर किया। इस ताज़ा बुलेटिन में इसके राइटर प्रीता जोसेफ और ऋषिका मुदगल ने बताया कि गुज़िश्ता 3 सालों में यूथ ताकत यानी 39 साल वाले जमरे के लोग सबसे ज़्यादा बेरोजगार हुए हैं। अक्टूबर 2022 तक
और जनवरी 2020 के मुकाबले में तकरीबन 20% कम नौजवानों को रोजगार मिला। इसमें कोरोना बहरान के खब्ल के मुकाबले में 36.5 मिलियन की गिरावट दर्ज की गई है। सऊदी अरब ने यूरोपीय यूनियन की एटमी तवानाई की यूरोपियन सोसाइटी में सऊदी सिफारती मिशन की सरबराह हीफा बिनते अब्दुल रहमान अल जदी को मुकर्रर किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन में नई सऊदी सफीर हीफा बिनते अब्दुल रहमान अल जदी ने मंगल को शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के सामने खसरे यमामा रियाज में हलफ उठाया। हीफा बिनते अब्दुल रहमान अल जदी को यूरोपीय यूनियन के लिए सऊदी अरब के सफीर के साथ एटमी तवानाई की यूरोपियन सोसाइटी में सऊदी सिफारती मिशन का सरबराह तैनात किया गया। हीफा बिनते अब्दुल रहमान कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मुज़ाकरात और तनाज़ात के मौजू पर मास्टर्स कर चुकी हैं और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर भी मास्टर्स डिग्री रखती हैं, जबकि सरकोस यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन भी उन्होंने किया है। उन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी के आगाज़ में बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और स्ट्रैटेजिक कंपनियों और राब्ते जात पर तवज्जो मरकूज़ की है। الأستاذة هيفاء بنت عبد الرحمن الجديع، سفيرة ورئيسة لبعثة المملكة إلى الاتحاد الأوروبي وإلى الجمعية الأوروبية للطاقة الذرية. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصة لديني ثم مليكي وطني، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، ونحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، ونؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص. الأستاذة هيفاء بنت عبد الرحمن. नए साल की शाम यानी 1 जनवरी को यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाले डोनेट्स्क में मिसाइलें दागी थी। यूक्रेनी फौज ने दावा किया था कि उसने रूस के 400 फौजियों को मार गिराया। अब रूसी फौज का कहना है कि इस हमले में सिर्फ 99 फौजी ही मारे गए हैं। हमले के फौरी बाद रूस ने कहा था कि 63 फौजियों की मौत हुई। ये पहली बार नहीं है जब रूस मारे गए फौजियों की तादाद छुपा रहा है। जंग शुरू होने के बाद दावा किया गया था कि 2 मार्च तक 15,000 रूसी फौजी मारे गए हैं, लेकिन रूस ने कहा था कि सिर्फ 500 फौजी ही मारे गए। दूसरा बयान 25 मार्च को दिया जिसमें सिर्फ 1351 फौजियों की मौत की तस्दीक की थी। इसके बाद से जंग में कितने रूसी फौजी मारे गए इसका कोई सरकारी तौर पर आंकड़ा नहीं दिया गया। पुतिन हुकूमत के हामी कहे जाने वाले एक एक्सपर्ट ने कहा था कि अप्रैल 2022 तक जंग में 10,000 रूसी फौजी मारे गए हैं। यूक्रेन में लाइव रिपोर्टिंग कर रहे फ्रांस के एक रिपोर्टर रूसी मिसाइल हमले में बाल बाल बच गए। इस हमले की वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रही है। रिपोर्टर पॉल गैसनियर टीवी चैनल टीएमसी के कोटिडियन नाम के प्रोग्राम के लिए लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। इस दौरान एक रूसी मिसाइल उनके कुछ मीटर पीछे आकर गिरी। मिसाइल के गिरते ही तेज आवाज के साथ धमाका हुआ। अचानक हुए मिसाइल हमले से रिपोर्टर पॉल डर गए और तेजी से भागकर अपनी जान बचाई। यूक्रेन में रिपोर्टिंग कर रही एनास्टेसिया मागाजोवा ने ट्वीट कर बताया कि रिपोर्टर और कैमरामैन महफूज हैं। मेट्रो यूके की खबर के मुताबिक रिपोर्टर डोनेट्स्क सूबे के ड्रजकिव्का शहर में रिपोर्टिंग कर रहे थे। इस दौरान उनसे लगभग 200 मीटर पीछे मौजूद एक होटल और आइस हॉकी के मैदान पर मिसाइल आकर गिरी। दुनिया की पहली उड़ने वाली मोटरसाइकिल की बुकिंग शुरू हो चुकी है। यह मोटरसाइकिल 30 मिनट तक 96 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकती है। इस उड़ने वाली बाइक का नाम स्पीडर रखा गया। इसकी शुरुआती कीमत 3 करोड़ 15 लाख रुपए रखी गई है। 136 किलो वजन वाली बाइक 272 किलो वजन ले जाने में अहलियत रखती है। इसे रिमोट से भी कंट्रोल किया जा सकता है। उड़ने वाली बाइक को अमेरिका की जेटपैक एविएशन कंपनी ने बनाया है। ओरिजिनल डिजाइन में 4 टरबाइन थे, लेकिन फाइनल प्रोजेक्ट में 8 टरबाइन होंगे। 2 बाइक के कोने में सेफ्टी के लिए होंगे। जेटपैक एविएशन दुनिया की पहली उड़ने वाली मोटरसाइकिल का फ्लाइट टेस्ट कर रही है। इसे अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेशन मिलने की उम्मीद है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।